नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अपने सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के बारे में, तो हिंदी साहित्य में हम जो एकांकी सप्तक में जो एकांकी है उनकी चर्चा कर रहे थे। तो 5 एकांकी क्या हो गए थे, अपने कंप्लीट हो गए थे। कितने? 5। यानी जो 7 एकांकी है आपके सिलेबस में, उनमें से 5 एकांकी तो क्या हो गए, आपके कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो 6 नंबर पे आपके एकांकी है आवाज़ का नीलाम, यानी जो आवाज़ है उसका नीलाम, यानी जो नीलामी करते हैं, बोली लगती है, तो उस आवाज़ को आप क्या कर दो, बेच दो, यानी नीलाम कर दो। तो आवाज़ का नीलाम जिसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती है, तो जो डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो आवाज़ का नीलाम एकांकी है उसकी हम क्या करेंगे, चर्चा अब करेंगे। लेकिन उसकी चर्चा करने से पहले उसका क्या कथानक है, कौन कौन से इसके पात्र हैं, इनके बारे में चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा सा किसके बारे में जानना जरूरी है, डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में, यानी जो इसके लेखक है। तो इसके बारे में भी हमारे सामने कुछ सामान्य परिचय या इसके बारे में कोई थोड़ा सा सामान्य परिचय हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब इसके साहित्य से संबंधित हमको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि इन्होंने कौन से क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की, कौन कौन से क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो आदि जो भी विषय है उनके बारे में क्या करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। यानी जो भी हम एकांकियाँ पढ़ते हैं तो उनमें पहले क्या करते हैं हम, जो भी आपका लेखक है उस लेखक के साहित्य के बारे में क्या करते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यानी सामान्य तौर पर उसके साहित्य की हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं कि कौन से साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया या कौन कौन से साहित्य के रूप पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, कौन से साहित्य में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, यानी साहित्य की कौन सी विधा में उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की, कौन कौन सी विधाओं पे उन्होंने अपना लेखन कार्य किया। तो ये सारी सब कुछ जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। अब बात करें किसकी, आवाज़ का नीलाम जो डॉक्टर धर्मवीर भारती है, इनके बारे में सामान्य जानकारी, इनका साहित्य कैसा था, किस प्रकार के साहित्य को इन्होंने रचा या कौन से साहित्य में इन्होंने रुचि ली, तो उसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ी सी बिंदुवार जो भी बिंदु है आपके, उन बिंदुओं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और पूरा जो भी मैंने बिंदु आपको सामने लिखे हैं उन बिंदुओं को क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है, और कॉपी में नोट करते हुए एक एक बिंदु को क्या करना है, आपको समझते हुए चलना है। अब बात करें पहले बिंदु की, तो आधुनिक साहित्यकारों में कवि, कथाकार एवं गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध, जो यानी आधुनिक काल है या जो आधुनिक काल के साहित्यकार है, यानी जो जिन्होंने आधुनिक काल में साहित्य लिखा। अब साहित्य अकॉर्डिंग साहित्य लिखा तो साहित्य के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने मान लो कहानियाँ लिखी, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, संस्मरण लिखे, एकांकियाँ लिखी, यानी गद्य की जो भी विधाएं हैं उनके ऊपर जो आधुनिक लेखक है, आधुनिक साहित्यकार है, उन्होंने जो भी लेखनी लिखी है, जो भी लेखन कार्य किया, तो उनमें किनमें, आधुनिक साहित्यकारों में कवि, कथाकार एवं गद्य लेखक के रूप में ये क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। यानी इन्होंने ये कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हुए और कथाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, और किसके रूप में, गद्य लेखक के रूप में। गद्य लेखक का मतलब है कि गद्य की जो भी विधाएं हैं, संस्मरण है, उनके ऊपर भी इन्होंने क्या की, लेखनी चलाई, यानी उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा, यानी गद्य लेख भी इन्होंने लिखे। किन्होंने, धर्मवीर भारती ने। तो ये विशेषता किसकी हो गई, धर्मवीर भारती की। किसकी, यानी धर्मवीर भारती ने क्या किया, आधुनिक साहित्यकार, यानी जो हमारे आधुनिक साहित्यकार है, जो वर्तमान में जो साहित्यकार है, जिन्होंने आधुनिक प्रवृत्ति को लेकर जो रचनाएं लिखी, उनमें धर्मवीर भारती का योगदान भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। यानी इन्होंने भी अपनी लेखनी चलाई, और वो किन किन के ऊपर चलाई, ये कवि भी थे, इन्होंने कथाकार यानी कहानीकार भी थे ये, और गद्य की विधाओं यानी गद्य के ऊपर भी इन्होंने अपना लेखन कार्य खूब किया। तो कहने का मतलब यही है, ये प्रमुख रूप से कहानीकार यानी कथाकार, कवि व गद्यकार थे। यानी इन्होंने कविताओं का लेखन कार्य भी किया, कविताओं की रचना भी धर्मवीर भारती ने की। किसने, धर्मवीर भारती ने। तो फर्स्ट बिंदु किसके ऊपर रहेगा आपका, कवि, कथाकार और गद्य लेखक, यानी तीनों में क्या किया, इन्होंने अपना साहित्य का निर्माण किया या तीनों में अपनी लेखनी चलाई। अब बात करें नेक्स्ट बिंदु की, किसकी,
नेक्स्ट, कविता के क्षेत्र में अधिक ख्याति प्राप्त की, परंतु कहानियाँ लिखकर भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यानी सर्वाधिक ख्याति की यानी प्रसिद्धि किसमें प्राप्त की? कविता। यानी किसमें? कविता, यानी कवि के रूप में। जो प्राय था ना आपके कवि, तो कवि क्या लिखता है? कविता। और लेखक क्या लिखता है? गद्य रचनाएं। तो उन्होंने कवि के तौर पर यानी कविता के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की किसके क्षेत्र में? कविता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? यानी एक कवि के रूप में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और उनमें क्या की? इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। अब बात करें कहानियों की, बट यानी परंतु लेकिन जो भी कहानियाँ लिखी इन्होंने, यानी कहानी लिख कर भी अपनी प्रतिभा का क्या दिया? इन्होंने परिचय दिया। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कविताएं लिखी और इनकी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि कविताओं की वजह से इनको क्या मिली? ख्याति, यानी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। परंतु भाई प्रसिद्धि प्राप्त होने के बावजूद यानी कविताओं की वजह से इनको खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो कविताओं की वजह से जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसके बावजूद इन्होंने कहानी लिखकर भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई कवि है और वो कविता लिख रहा है, क्या कर रहा है? कविता लिख रहा है। अब कविता लिख रहा है, उसको कविता में प्रसिद्धि प्राप्ति हो रही है, इसके बावजूद भी वो क्या लिखे? कहानियाँ लिखे, यानी पद्य। कविता तो किस में आती है? पद्य। और कहानियाँ किस में आती है? गद्य। किसमें? गद्य। तो कविता लिखने के बावजूद, कविता में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद, ख्याति प्राप्त करने के बावजूद भी इन्होंने कहानियों में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यानी इन्होंने पद्य और गद्य दोनों में ख्याति पकड़ती, दोनों पे इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। यानी जो कविता के क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, उसके बावजूद भी इन्होंने गद्य के ऊपर भी यानी कहानियों के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यानी अपनी प्रतिभा मनवाई लोगों से कि मैं कहानियाँ भी लिख सकता हूँ। और कहानी के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की और बहुत सारी कहानियों का इन्होंने क्या किया? निर्माण, यानी बहुत सारी कहानियों का इन्होंने क्या किया? लेखन कार्य किया। बहुत सारी कहानियों की रचनाएं इन्होंने की। यानी कहानी के क्षेत्र में भी ये कविता की तरह ही बहुत ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लेखक है या कवि है। इसीलिए जो आपका पृष्ठ बिंदु था, कौन सा? पृष्ठ बिंदु, यानी जो आधुनिक साहित्यकार है, यानी जो आधुनिक काल है या अपनी जो वर्तमान के साहित्यकार है, उनमें कवि, कथाकार एवं गद्य लेखन के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी उनमें, यानी जो सारे लेखक, कवि और कथाकार है, उनमें एक कवि भी थे, लेखक भी थे और गद्य लेखक भी थे। कवि, कथाकार और गद्य लेखक, यानी तीनों के मिश्रण रूप, यानी तीनों विधाओं पर, यानी तीनों के बारे में इन्होंने खूब सारी लेखनी लिखी। यानी खूब सारा इन्होंने साहित्य तैयार किया तीनों के ऊपर। यानी खूब कविताएं लिखी और खूब सारी कहानियाँ इन्होंने क्या की? लिखी, जिनके माध्यम से इनकी प्रसिद्धि क्या हो गई? बहुत ही बढ़ गई। क्या हो गई? प्रसिद्धि बहुत ही बढ़ गई। इसीलिए इनको आधुनिक कथाकारों में कवि, आधुनिक साहित्यकारों में कवि, कथाकार व गद्य के लेखक के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। इन्हें धर्मवीर भारती को। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है आधुनिक बोध के सूत्रों। आधुनिक बोध, क्या? आधुनिक बोध यानी जो आधुनिक ज्ञान है, यानी आधुनिक जो बुद्धि है, तो आधुनिक बोध यानी आधुनिक ज्ञान के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर पूरी तरह परिचित रहे। यानी आधुनिक बोध के सूत्रों से, यानी जो आधुनिक बोध है, जो आधुनिक ज्ञान है, उसके सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर, यानी जो ज्ञान का स्तर है, अपने बुद्धि का जो स्तर है, उस पर पूरी तरह परिचित रहे। यानी बौद्धिक स्तर से क्या थे? पूरी तरह से परिचित थे। यानी इनका जो बुद्धि का स्तर था उससे क्या थे? पूरी तरह से परिचित। तो पूरी तरह से परिचित होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बोध के सूत्र थे, यानी जो ज्ञान के सूत्र थे, कहने का मतलब है कि हमको रचनाएं इस हिसाब, यानी आधुनिक काल में जो भी रचनाएं या जो भी साहित्य लिखा जा रहा था या रचा जा रहा था, तो उसका क्या था? इनको ज्ञान था, यानी बोध था, यानी उनके सूत्रों का इसे क्या था? ज्ञान था कि किस हिसाब से या किस टॉपिक को लेकर के या कौन सी
विधा को लेकर के या कौन से मुद्दों को लेकर के ज़्यादा साहित्य प्रचलित हो रहा है, वो कौन सा साहित्य ज़्यादा प्रभावी है और कौन से साहित्य का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। यानी ऐसा कौन सा साहित्य है, ऐसे कौन से बिंदु है, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आधुनिक बोध में या आधुनिक बोध के सूत्रों में या आधुनिक काल में या आधुनिक साहित्य में प्रसिद्धि मिल रही है, आधुनिक साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है, या आधुनिक साहित्य में कौन सी घटनाओं या समस्याओं को लेकर के क्या किया गया है, जागृति फैलाई गई है या जागृत करने का प्रयास किया गया है। तो उसका क्या था, इसको बोध था, यानी बोध था, यानी उसके सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर पूरी तरह क्या हो गए, परिचित हो गए। यानी जो आधुनिक बोध है, यानी आधुनिकता का जो ज्ञान है, उसका सूत्रों के माध्यम से उसका जो बौद्धिक स्तर है, यानी इसका स्तर क्या है, इसका लेवल क्या है कि हमें कहाँ तक लेवल बना के रखना है, किस लेवल की रचनाएं लिखनी है या किस लेवल के साहित्य का निर्माण करना है, यानी अपने साहित्य को किस लेवल पे लेना है या किस लेवल से साहित्य को तैयार करना है। इन सारी बातों की यह जो सारा स्तर था, यानी जो एक लेवल बना हुआ था, इन सब का उस लेवल पर पूरी तरह क्या हो गए, परिचित हो गए। यानी उस लेवल की इनको सारी नॉलेज क्या हो गई, यानी उस स्तर की इनको सारी नॉलेज हो गई। यानी उस स्तर का इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, और उसी स्तर को मेंटेन करते हुए उसी स्तर पे इन्होंने क्या किया, अपने साहित्य का निर्माण किया, और उस लेवल पर जो साहित्य का निर्माण किया उसी वजह से इनको क्या हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसीलिए ये कहानी, गद्य और कवि, यानी कविता के क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में क्या हुए, सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। यानी तीनों ही क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक लेवल तैयार किया, यानी एक बौद्धिक स्तर तैयार किया, और उस स्तर के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी रचनाओं का या अपने साहित्य का निर्माण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो अगर आप एक लेवल से, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे बौद्धिक स्तर से आगे अगर रचनाएं लिखोगे या अपना साहित्य तैयार करोगे, तो फिर क्या होगा, आपका साहित्य प्रसिद्ध होगा। यानी आपके साहित्य को प्रसिद्धि पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि इन्होंने अपना लेवल क्या किया, एक मेंटेन करके चला। इसी वजह से इनके साहित्य को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि इनके साहित्य को धर्मवीर भारती, यानी जो धर्मवीरती का साहित्य है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं किसकी, चौथे पॉइंट की। तो चौथे नंबर पॉइंट की अगर बात करें धर्मवीर भारती के अकॉर्डिंग, तो संवेदना के धरातल पर ये रोमांटिक भावों से मुक्ति नहीं पा सके। संवेदना यानी जो इमोशनल है, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने इमोशंस हैं, उनके धरातल पर, किसके धरातल पर, अपनी अपनी संवेदनाएं होती हैं, उनके धरातल पर ये रोमांटिक भावों से, यानी संवेदना, यानी जो अपनी संवेदना होती है, अपनी जो इमोशंस होते हैं, अपनी जो भावनाएं होती है, उसके धरातल पर रोमांटिक भाव से मुक्ति नहीं पा सके। यानी जो धरातल बना हुआ था, यानी उस संवेदना के धरातल पर क्या किया इन्होंने, रोमांटिक भाव से मुक्ति नहीं पा सके। रोमांटिक यानी जो रोमांटिक होते हैं, यानी रोमांटिक रचनाएं होती है, ऐसी मजाक वाली जो आपको रोमांच करे, आप में रोमांच उत्पन्न करे, आप उसको देख के क्या हो, खुश हो, या आपके क्या हो, शरीर में एक क्या होनी चाहिए, तन्मयता की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। यानी आपके रोंगटे क्या हो, उसको खड़े हो पड़ने से, यानी एक क्या हो, छनछनाहट आपके शरीर में महसूस होनी चाहिए। तो ऐसे भाव से क्या नहीं हो सके, वो मुक्त नहीं हो सके। यानी संवेदना के इस धरातल पर भी वो क्या हो नहीं छोड़ सके, यानी संवेदना के धरातल पर भी रोमांटिक भावों से क्या नहीं हो सके, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके। यानी रोमांटिक रचनाओं का क्या किया उन्होंने, निर्माण किया, रोमांटिक भावों का उन्होंने क्या किया, संवेदना के धरातल पर भी प्रयोग किया। यानी जो इमोशंस है, तो इमोशंस को भी उन्होंने ज़्यादा प्रभावी होने नहीं दिया। यानी जो इमोशंस है, जो अपनी संवेदनाएं हैं, उसके धरातल के ऊपर, यानी उस संवेदनाओं के ऊपर भी अपने रोमांटिक भावों से मुक्ति नहीं पा सके। यानी संवेदना होते हुए यानी थोड़ी जो भावनाएं होती है अपनी, यानी जो दुख होता है, इमोशंस होते हैं हमें, उस इमोशंस भावों में भी क्या हुए, अपने रोमांटिक भावों से मुक्ति नहीं पा सके। यानी उस कंडीशन में भी इन्होंने क्या है, रोमांटिक भावनाओं का क्या किया, प्रयोग किया। कौन सी कंडीशन पे,
संवेदना के स्तर पर है, यानी संवेदनात्मक स्थिति होते हुए भी इन्होंने अपने रोमांटिक भावों को नहीं छोड़ा और उसमें भी उन्होंने अपने रोमांटिक भावों का प्रयोग किया। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि संवेदना के धरातल पर ये रोमांटिक भाव से मुक्ति नहीं पा सके। यानी अगर संवेदना की स्थिति है या संवेदना का धरातल मौजूद है आपके कथा में या रचना में, तो भी वहाँ पे रोमांटिक भावों से या रोमांटिक भावों का प्रयोग करने से मुक्त नहीं हुए। फिर भी इन्होंने रोमांटिक रचनाओं का, रोमांटिक भावों का क्या किया, अपनी कथाओं में या अपने साहित्य में प्रयोग किया। किसने? धर्मवीर भारती ने। किसने? धर्मवीर भारती ने। इसीलिए धर्मवीर भारती के बारे में क्या कहा जाता है कि इन्होंने संवेदना के धरातल पर रोमांटिक भावों को क्या नहीं कर सके, मुक्त नहीं कर सके। यानी उस धरातल पर, यानी उस सिचुएशन में या उस स्थिति पर, मंच पर मौजूद होते हुए भी संवेदना को, यानी जो संवेदना मौजूद है फिर भी ये रोमांटिक भावों को क्या करते हैं, नहीं छोड़ते हैं और उनका अपने साहित्य में समायोजन करते हैं, यानी अपने साहित्य में उनका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं आगे किसके, जो 5वें नंबर पे बिंदु है उसकी। इनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन की मानसिकता। एक तो कौन सा जीवन हो गया? मध्यम वर्गीय। कौन सा? मध्य वर्गीय, यानी जो गरीब परिवार हो, यानी जो निम्न श्रेणी के परिवार हो, उनके बारे में, यानी जो सामान्य जीवन यापन करने वाले हो, यानी जो सामान्य जीवन यापन करने वाले होते हैं, जो मध्यम वर्गीय जीवन होता है उसके बारे में। तो मध्यम वर्गीय जीवन की मानसिकता, यानी उनकी जो सिचुएशन होती है, जो सोचने की शक्ति होती है, समझने की शक्ति होती है, उनका जो जीने का ढंग होता है वो, तो उनकी जो मानसिकता है, उनकी सोच क्या है, उसका विश्वसनीय और यथार्थ। कौन सा? विश्वसनीय, यानी विश्वास पूर्वक, या जिस पर हम क्या कर सके, विश्वास कर सके। तो विश्वसनीय और यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है हूबहू, ऐसे कैसे दर्शाना, यानी हमें ऐसा महसूस होना चाहिए वाकई में क्या हो रहा है, ये वर्णन जैसे हकीकत अपने को महसूस होनी चाहिए, ऐसा लगे, यानी ऐसे दृश्यों का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। तो यथार्थ चित्र देखने को मिलता है। क्या होता है? यथार्थ चित्र देखने को मिलता है। यानी इनकी जो कहानियां हैं, बात करें किसकी, कथाओं की, जो ऊपर पढ़ा था ना हमने, कवि, कथाकार और गद्य लेखक। तो कथा यानी कथाओं के क्षेत्र पर भी आगे आया था ना, कविता आदि प्राप्त की, परंतु कहानियां लिखकर भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का अलग से क्या दिया, परिचय दिया। यानी इन्होंने कहानियां लिखकर भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया कि मैं कहानियां लिखने में भी इतना क्या हूँ, पुष्ट हूँ, या इतना लिखना, कहानियाँ लिखने में भी वो क्या है, योग्य है। यानी अपने को क्या किया, योग्य यानी प्रतिभावान साबित किया। किसके अकॉर्डिंग? कहानियों के अकॉर्डिंग। अब बात करें कहानियों की हम नीचे वाले पॉइंट में, तो इनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय, यानी जिन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी या जो भी कहानी संग्रह तैयार किए, उनमें जो मध्यम वर्गीय जीवन है, अपना जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके जो जीवन जीने का तरीका है, उनकी जो मानसिकता है, उन मुद्दों को लेकर के या मध्यम वर्गीय जीवन की घटनाओं को लेकर के इन्होंने क्या किया, अपनी कहानियों का या अपनी कथाओं का निर्माण किया। इन्होंने धर्मवीर भारती ने तो अपने जीवन में जो भी घटनाएं हैं, जो भी मध्यम वर्गीय जीवन में घटनाएं घटित होती है, मध्यम वर्गीय जीवन की जो मानसिकता है उसका विश्वसनीय और यथार्थ प्रयोग किया है। क्या किया है? विश्वसनीय और यथार्थ प्रयोग किया है। तो विश्वसनीय प्रयोग से मतलब ये है कि जो भी इन्होंने अपनी कथाओं में, जो भी कथाएं हैं इनकी या जो भी कहानियां हैं, जिनमें जिस भी घटनाओं का या मध्यम वर्गीय परिवार में जो घटनाएं घटित होती हैं नित्य रोजाना प्राय, उन घटनाओं का वर्णन किया। वो कैसी घटनाएं हैं? विश्वसनीय। यानी उनको आप पढ़ोगे कथाओं को या कहानियों को, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में आप ये क्या कर रहे हो, ये घटना विश्वास करने योग्य है, यानी ऐसा समाज में घटित हो सकता है या ऐसा समाज में घटित होता है। यानी आपको विश्वास है वाकई में कि वाकई में मध्यम वर्गीय जीवन की मानसिकता, यानी उनकी जो जीवन की घटनाएं हैं और उनका जो जीवन जीने का ढंग है और उनका रहने का जो तरीका है, यानी उनकी जो दिनचर्या है, उनमें जो भी घटनाएं घटित होती है, जो भी समस्याएं हैं पारिवारिक जीवन में, जो भी मध्यम वर्गीय परिवार की जो भी समस्याएं हैं, जैसे अनमेल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गई, उनका रहन सहन हो गया, उनकी मानसिकता हो गई, उनकी सोच किस प्रकार की है,
कहाँ तक उनकी सोच पहुँचती है, कैसी सोच वो रखते हैं, आदि सब कुछ का उन्होंने कैसा वर्णन किया है, विश्वसनीय और यथार्थ। कौन सा? विश्वसनीय व यथार्थ चित्रण किया है अपनी कहानियों में। तो यानी अगर आप उनकी कहानियों को पढ़ोगे तो जो घटना हो या कोई भी समस्या हो तो वो आपको कैसी महसूस होगी? विश्वसनीय। यानी आप उस घटना के ऊपर विश्वास करोगे कि वाकई में मध्यम परिवारों में ऐसी घटनाएं होती है। यानी आप उस घटना को इनकार नहीं कर सकते, आप उसको क्या करोगे? विश्वसनीय मानोगे। और यथार्थ चित्रण करना यानी अगर उसका पर्दे पे मंचन करे तो ऐसी सिचुएशन या ऐसे तरीके से वर्णन किया है कि जैसे मान लो कोई कहानी है और उसको किस पे दर्शाना है, कोई भी एकांकी हो पर्दे के ऊपर दर्शाना है, तो पर्दे के ऊपर आप उसको देखोगे तो आपको पात्रों का ऐसे संवादों के माध्यम से, यानी पात्रों के संवाद कैसे हैं, यानी जो पात्रों के बीच संवाद हो रहे हैं वो ऐसे है कि आपको पूरा ये लगेगा जैसे यथार्थ में ही वो पात्र आपके सामने उतर कर आ गया। यानी कोई पात्र उसकी जो भूमिका अपनी वो भूमिका ही निभाएंगे तो पर्दे पे उसका मंचन होगा, दोनों में जो संवाद होंगे तो संवाद आदि सारी चीज़ों का ऐसे इस हिसाब से ध्यान रखा गया है कि वो रचना या वो घटना आपको कैसी लगे? यथार्थ। जैसे कोई हमारे सामने वास्तव में कोई घटना घटित हो रही हो, तो वास्तव में घटना घटित होने से मतलब ये है जैसे मान लो गाँव में पहले रामलीला दिखाने वाले आते थे। कौन है? रामलीला दिखाने वाले आते हैं तो वो रामायण का जैसे मान लो कोई भी पाठ कर रहे हैं आपके सामने, कोई भी पाठ कर रहे हैं तो उनके जो संवाद होते हैं यानी जो वो बोलते हैं वो, और उनका जो पहनावा होता है उस हिसाब से भाई अपने को इस भूमिका में रहना है, तो उनकी जो भूमिका होती है उस भूमिका के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ता है, उनको संवाद बोलने पड़ते हैं। तो एक सारी चीज़ों को क्या एक एक छोटी से छोटी चीज़ का भी क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ का भी क्या करोगे? ध्यान रखोगे तो फिर क्या होगा? वो रचना आपको क्या लगेगी? यथार्थ महसूस होगी। फिर आप उसका पर्दे पे मंचन देखोगे या उसको पर्दे पे मंचित करके देखोगे तो वो आपको बिल्कुल ही यथार्थ महसूस होगी। या उसको देख करके या पढ़ करके आपको कैसा महसूस होगा कि वाकई में जैसे आपके सामने वो दृश्य चल रहा हो, जैसे यथार्थ में ही कोई घटना घटित हो रही हो। जैसे मान लो कोई परिवार की पारिवारिक घटना के बारे में उन्होंने ले लिया, वो ऐसे उठते हैं सुबह, ऐसा उनका रहन सहन है, ऐसे खान पीन है, ऐसा खाना बनता है, इस हिसाब से वो रहते हैं, उनका रहने में कितनी समस्या आ रही है, पानी की उनको कितना प्रॉब्लम हो रही है, तो उन चीज़ों को ऐसे संबंधों के माध्यम से प्रयोग करते हैं कि जैसे वो क्या पात्र ऐसे आपको महसूस हो रहा है मन के अंदर कि वाकई में ये क्या हो रहा है उनके साथ, वाकई में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। यानी पूरा यथार्थ चित्र अपने आप ही आपके क्या हो जाता है? मन के अंदर एक क्या हो जाता है? बिंब तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? बिंब आपके मन में तैयार हो जाता है। यानी उस रचना को ऐसे प्रस्तुत करो आप कि एक छवि आपके मन के अंदर, एक बिंब आपके मन के अंदर क्या हो जाए? तैयार हो जाए। जैसे मान लो कोई उदाहरण है, जैसे मान लो महात्मा गांधी की बात करें तो जैसे मान लो एक हार्ड मास का और पतला सा व्यक्ति है, वो लकड़ी को हाथ में लेकर के और नंगे शरीर वाला है, यानी उसने धोती पहन रखी है, ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा, वो क्या हो रहा है? एक लकड़ी टेक के ऐसे चला हुआ आ रहा है। अगर इस बात को इस प्रकार से कहे तो एक आपको सीधे बोल दे महात्मा गांधी आ रहे हैं, तो उसमें और उसमें दोनों में क्या फ़र्क होगा कि वो आप जैसे पहले वाली लाइन को सुनोगे तो आपके मन में एक क्या होता जाएगा? एक बिंब तैयार होगा। भाई ऐसा ऐसा व्यक्ति है, बुजुर्ग है, लकड़ी उसके हाथ में है और क्या ऊपर कुछ पहन नहीं रखा उसने ने, और एक खद्दर लपेट रखा है और गर्दन झुकी हुई है, ऐसे कमर झुकाए हुए चला आ रहा है। यानी आपके अंदर एक क्या छवि तैयार हो जाएगी उसको, जैसे आपको ऐसे यथार्थ ही महसूस होगा कि वाकई में कोई ऐसे कि ऐसे आ रहा हो। तो ऐसा वर्णन होना चाहिए कि आपको क्या हो? यथार्थ में महसूस होना चाहिए। यानी आपको वो क्या लगनी चाहिए? रचना यथार्थ लगनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए वो घटना कि वाकई में ऐसा हो सकता है या ऐसा है कि वाकई में वास्तव में ऐसा है, मध्यम वर्गीय परिवारों में ऐसा होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रमुख कहानी संग्रह। यानी जो धर्मवीर भारती है उनके प्रमुख कहानी, यानी जो कहानी के ऊपर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, तो ऐसे कौन से कहानी संग्रह है जिनकी वजह से उन्होंने हिंदी साहित्य में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। तो बात करें उनके पहले कहानी संग्रह की
तो कौन सा है? मुर्दों का गांव, यानी जो मुर्दों का गांव है। कहानी संग्रह की बात करते हैं हम, तो कहानी संग्रह क्या होते हैं? बड़े होते हैं, यानी इनके अंतर्गत बहुत सारी कहानियों का क्या होता है? मिश्रण होता है, यानी बहुत सी कहानियों का इनके अंदर क्या होता है? प्रयोग होता है। बहुत सी कहानियाँ इनके अंतर्गत आती है। क्या आती है? बहुत सी कहानियाँ इनके अकॉर्डिंग आती है। ये नहीं कि एक ही कहानी हो गई, यानी संग्रह होता है, इनमें अनेक कहानियों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो पहला कहानी संग्रह कौन सा हो गया इनका? मुर्दों का गांव। कौन सा हो गया? मुर्दों का गांव। और दूसरे नंबर पे इनका कहानी संग्रह कौन सा है? स्वर्ग और पृथ्वी। कौन सा? स्वर्ग और पृथ्वी। तीसरे नंबर पे इनका कहानी संग्रह है चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग। और चौथे नंबर पे इनका जो कहानी संग्रह है, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, बंद गली का आखिरी मकान। कौन सा? बंद गली का आखिरी मकान। तो इनके 4 कहानी संग्रह हो गए, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। तो चारों ही कहानी संग्रह इनके क्या हुए? बहुत ही प्रसिद्ध हुए। और चारों कहानी संग्रह के माध्यम से ही इन्होंने हिंदी कथा के क्षेत्र में या कथा या कहानी के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। किसके क्षेत्र में? कहानी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। तो आज हमने धर्मवीर, जो बात डॉक्टर धर्मवीर भारती है, जिनकी एकांकी का नाम है आवाज़ का नीलाम, तो उसके बारे में आज हमने क्या की? लेखक के बारे में, उसके साहित्य के बारे में सामान्य सी बातें की, यानी उसका साहित्य में उन्होंने क्या क्या प्रसिद्धि प्राप्त की, कौन कौन से साहित्य का उन्होंने निर्माण किया, आदि के बारे में हमने क्या किया? आज नॉर्मल रूप से एक सामान्य तरीके से क्या की? थोड़ी सी लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिससे कि आगे आप अगर पढ़ो अपनी एकांकी, जो भी आपका फिर आगे एकांकी स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको समझने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आपको लेखक के बारे में पहले से नॉर्मली जानकारी है कि ये लेखक कौन कौन सी घटनाओं या कौन कौन सी समस्याओं को या कैसी सिचुएशन को या कैसी स्थिति को लेकर के रचनाएं लिखता है, कहाँ कहाँ इन्होंने कौन सी विधाओं में प्रसिद्धि प्राप्त की, तो फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ने में आपको क्या रहता है? एक थोड़ा सा क्या रहता है? बढ़िया आपके लिए रहता है। आपको क्या उसमें मिलता है? उसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है आपको क्या रहता है? उसमें थोड़ा लाभ रहता है। जैसे मान लो इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा लाभ रहेगा कि इनका लिखने का तरीका क्या है, कौन से बिंदुओं को इन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादातर प्रयोग किया है, ज़्यादा समाहित किया है, कौन से मुद्दों को इन्होंने ज़्यादा उठाया, उसके लिए क्या रहता है? सारा रहता है। तो एक बार इसको क्या कर लो, आप सारे को नोट कर लो और एक एक पॉइंट को क्या करना है, जैसे जैसे मैंने समझाया उसको अच्छे से वीडियो को देख के और अच्छे से आपको क्या करना, ध्यान से सुनना और समझना है। अब एक बार एक रिविजन करते हैं इसका। तो ऐसे कैसे क्या करना है, आपको इसको नोट करना है। तो पहला अपना कौन था? आधुनिक साहित्यकारों में, यानी जो आधुनिक साहित्यकार हैं, जो वर्तमान समय के साहित्यकार हैं, उनमें कवि, कथाकार व गद्य लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। फिर बात करें कहानी कविता के क्षेत्र में, तो कविता के क्षेत्र में भी इन्होंने सर्वाधिक क्या की? प्रसिद्धि प्राप्त की। परंतु कहानी में, किसमें? कहानी में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का क्या दिया? परिचय दिया। यानी कहानियाँ भी इन्होंने क्या की? लिखी कि मैं कहानियाँ भी क्या कर सकता हूँ, उनके अंदर भी, मैं गद्य के अंदर भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ। फिर बात करें आगे आधुनिक बोध के सूत्रों से, यानी आधुनिक बोध के, यानी आधुनिक ज्ञान के आधार पर या आधुनिक उसकी बौद्धिक स्थिति है या सोचने समझने की शक्ति है, उसके स्तर के आधार पर क्या थे? वो उस स्तर से पूरी तरह से परिचित थे। यानी आधुनिक में सोचने समझने का क्या स्तर है, आधुनिक काल में कौन सा स्तर चल रहा है। संवेदना के धरातल पर ये रोमांटिक भाव से मुक्ति नहीं पा सके। कहने का मतलब ये है कि जो संवेदनाएं, जो इमोशंस हैं, जो अपनी भावनाएं हैं, उन पे भावनाओं के ऊपर भी, यानी उन भावनाओं का जो अगर वर्णन चल रहा, फिर भी इन्होंने क्या किया? उस भावनाओं के होते हुए भी रोमांटिक भाव अपनी रचनाओं में लाए, यानी फिर भी रोमांटिक भावों का प्रयोग करने से परे नहीं रहे। कहानियों में कौन से जीवन का प्रयोग किया? मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन का इन्होंने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। और उसको कैसा माना? विश्वसनीय और यथार्थ तरीके से क्या किया? उसको प्रस्तुत किया। बात करें किसकी? उनके प्रमुख कहानी संग्रहों की, तो मुर्दों का गाँव हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी हो गया, चांद और टूटे हुए लोग हो गए, और बंद गली का आखिरी मकान। ये उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध 4 काव्य संग्रह है। तो आज की जो भी आपकी क्लास है वो यही समाप्त
होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके जो एकांकी आवाज़ का नीलाम उसके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से तो पात्र है, कौन सी घटना को लेकर के एकांकी लिखा गया, कौन कौन सी और समस्याओं को इसमें देखने को मिलेगी, कौन से पात्र की क्या भूमिका है, किस पात्र का क्या रोल है, उस सारा हम क्या करेंगे कल विस्तार से इसको पढ़ेंगे। तो कल अपने को कौन सा देख के आना है, तो जैसे ही अगर मान लो आपको कल एकांकी स्टार्ट होगी तो पहले क्या किया करो, आप एक बार थोड़ा सा अपनी बुक में क्या किया करो, पर जो भी नेक्स्ट आपके चले टॉपिक उसको एडवांस में आप क्या कर लिया करो, थोड़ा सा देख लिया करो, यानी थोड़ा सा पहले उसका रीड कर लिया करो। अगर आप थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ लोगे तो फिर मैं अगर आपको क्लास में यहाँ पे समझाऊंगा तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो इस बात का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है, जो भी नेक्स्ट आपके टॉपिक चलता जाए तो एडवांस में क्या करो, आप उसकी स्टडी करके पहले से थोड़ी बहुत आओ, तो फिर उससे क्या है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और वो पूरी तरह से स्थायी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बिल्कुल आपका सिलेबस एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट तरीके से और एकदम सही तरीके से आपके दिमाग में फील्ड हो जाएगा, फिर एग्जाम में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।